आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो हमारा कहाँ टॉपिक आता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड, और यूपीएससी का दे रहे हो तो उसके परी में भी ये सब आता है। तो मैं आपको अथॉरिटी बुक के साथ आपको सारे नोट्स दे रही हूँ। अभी ये सारे नोट्स मैंने बना लिए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सब की जो खोज किसने की थी, कहाँ कहाँ हमें मिले थे। और ये आप देख सकते हो प्राचीन भारतीय इतिहास, सौरभ चौबे की बुक है ये सौरभ चौबे की बुक से मैं नोट्स बना रही हूँ। और हमारा आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है हमारा पाषाण काल। जिस पाषाण काल के अंदर पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्नतम पाषाण काल या उच्चतम पाषाण काल तीनों आते हैं। और मध्य पाषाण काल से लगा के ये पूरा का पूरा तीनों भाग में बांटा हुआ है ना। यहाँ से नोट्स मैं बनाऊंगी, बना दिए मैंने नोट्स, आपको अभी शेयर कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये नोट्स है मेरे, यहाँ से मैंने बनाए हैं। इतिहास का है, ये पाषाण काल है, ये आप देख सकते हो, ये सौरभ चौबे की बुक से है। उसके बाद नेक्स्ट में मैं हमने नोट्स यहाँ से ले रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैंने कहाँ से नोट्स बनाए। ये है ना, ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है। किसकी बुक है? बीए फर्स्ट ईयर है ना, वहाँ से मैंने ये नोट्स लिए हैं। भारत का इतिहास से प्रारंभ से 1200 तक है। और ये आप देख सकते हो, ये अथॉरिटी बुक है। आप देख सकते हो यूजीसी नेट के दिशा निर्देश अनुसार निर्मित पाठ्य पुस्तक बीए पार्ट फर्स्ट के अनुसार है ना। ये आप पूरी डिटेल से देख सकते हो, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने कहा मैं यहाँ से सारे नोट्स, अथॉरिटी नोट्स आपको दे रही हूँ। और यहाँ से मैंने आपको पढ़ाया था, पता है आपको, इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, वो पूरे के पूरे नोट्स मैंने यहाँ से बनाए थे, जिसके अंदर विदेशी यात्रियों का विवरण हो, चाहे कुछ भी हो, इतिहास के प्राचीन स्रोत, ये सारे के सारे नोट्स मैंने, विदेशी यात्रियों का विवरण है, यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक, अरब लेखक, ये चारों का वीडियो मैंने बनाया। मुद्राएं भी यहाँ से बनाई मैंने, सिक्के भी यहाँ से बनाए थे, और कुछ सौरभ चौबे की बुक, इन दोनों बुक और एनसीईआरटी पॉइंट, एनसीईआरटी को भी मैंने साथ में लिया है। एनसीईआरटी के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो एनसीईआरटी का पॉइंट भी मैंने नहीं छोड़ा है। तो हमारा टॉपिक जो आज है वो यहाँ से है। पूरा पूर्व ऐतिहासिक शिकारी समूह था, जो पूर्व पाषाण काल संस्कृति, भौगोलिक, मध्य पाषाण काल सांस्कृतिक और सांस्कृतिक प्रगति जो भी था, जहाँ से हमें चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मैं भारत में पूरा स्थल आपको बता रही हूँ, जहाँ जहाँ पूरा पाषाण स्थल मिले थे। तो ये देखो, ये सोन घाटी यहाँ थी, भारत में भी थी, और पाकिस्तान में ज़्यादा स्थान थे, और इसे चापर चौपर संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गंगा यमुना का मैदान है ना, यहाँ तो ज़्यादा जंगली वन थे, इसलिए महावन कहा जाता था उनके मैदानों को। फिर यहाँ बेलन घाटी, महादगा वगैरह आपको बताऊंगी मैं पूरे का पूरा डिटेल से। यहाँ के किसके प्रमाण, अस्थियों के प्रमाण कहाँ मिले, कपालों के प्रमाण कहाँ मिले, मानव खोपड़ी के प्रमाण कहाँ मिले सर्वप्रथम, और ये मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये पूरे नोट्स में है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैप से बता दूँ। और यहाँ जो पत्थर थे ना, इसको स्टेफिक पत्थर कहते थे, जबकि स्टेफिक, क्वार्टर जाइम वगैरह पूरे डिटेल से रेतीले पत्थर कहाँ मिले थे वो भी बताऊंगी। नर्मदा घाटी यहाँ थी, और नर्मदा घाटी से का स्थान कौन सा था? हथनोरा, और यहाँ से मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे, और हाथी के साक्ष्य भी सर्वप्रथम हथनोरा से मिले थे। और पलवरम है ना, यहाँ से सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट्स बुशफ्रूड ने सर्वप्रथम यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ी खोजी थी। तो सर्वप्रथम जो पाषाण कालीन स्थल मिले थे वो पलवरम मद्रास में मिले थे, और रॉबर्ट्स बुशफ्रूड थे ना, जिसने वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की वो जो लिपि का खोज उन्होंने बताया था, वही जिन्होंने ही सर्वप्रथम पाषाण कालीन कुल्हाड़ी खोजी थी। और ये स्थल कौन कौन से थे? तो यहाँ गंगा, गुजरात में भी स्थल बहुत इंपॉर्टेंट वाले स्थल हैं, राजस्थान में भी स्थल हैं इसके, जो पूरा पाषाण काल के स्थल है ना राजस्थान में, इंपॉर्टेंट कौन से हैं। यहाँ से मैं आपको मध्य पाषाण कालीन कुछ स्थल बता रही हूँ, इससे पहले मैंने पाषाण कालीन स्थल बताए थे। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल की प्रथम बार खोज 1867 में कालाइल ने की थी, वो भी विंध्याचल की पहाड़ियों में की थी। कहाँ की थी? विंध्याचल की पहाड़ियों में। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से जो बड़ी बड़ी बातें वो बता रही हूँ। नोट्स तो आपको अभी मिलेंगे लास्ट में, अभी नोट्स में आपको पूरा डिटेल से, जो यूपीएससी में प्रश्न आए, वो जो एनसीईआरटी का पॉइंट है वो सब डिटेल से मिलेगा। अभी यहाँ क्या है? राजस्थान में आपको पता है बागोर जो कोठारी नदी के किनारे है ना, वहाँ पशुपालन के साक्ष्य, अस्थियों के साक्ष्य, इसे महासतिया भी कहा जाता है। यहाँ से स्तंभ ग्रंथ के भी साक्ष्य मिले, लेकिन इतना सब नोट्स में है, यहाँ मैंने इतना ही लिखा है आपको। और मैं अगर आपको बागोर सभ्यता का पूरा वीडियो देखना हो तो मैंने बागोर सभ्यता पर पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है। गुजरात में लंगनाज है ना, एक स्थल है गुजरात का, वहाँ से 41 मानव कंकाल मिले। क्या मिले? मानव कंकाल। फिर यूपी, जहाँ आपको पता है बोलन घाटी है ना, बोलन दर्रा है, बोलन घाटी, यहाँ ना, यहाँ बेलन घाटी भी है, और यहाँ कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, आपको बताया था मैंने अभी। और मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ भी यूपी में है, कैमूर की पहाड़ियाँ भी यूपी में है, और बेलन दर्रा भी यूपी में है। यहीं से चौपासनी मांडो वगैरह मिलेंगे आपको, मर्दबाण भी मिलेंगे,
वो आपको मैंने नवपाषाण काल स्थल पढ़ाए थे तभी पढ़ाया था, ताम्रपाषाण काल स्थल पढ़ाए तभी पढ़ाया था। अभी वापस से फर्स्ट ग्रेड और यूजीसी नेट के अनुसार मैं आपको इन सब के बाद नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता सब पढ़ाऊंगी डिटेल से, क्रम वाइज हम चलेंगे। तो यहाँ से जो ये मध्यपाषाण कालीन स्थली बता रही हूँ मैं ऊपर ऊपर से, तो प्रतापगढ़ यूपी में है ना प्रतापगढ़, ये राजस्थान वाला प्रतापगढ़ नहीं है, ये यूपी वाला प्रतापगढ़, जहाँ से स्तंभगर्त के साक्षी और महादा है ना, ये यूपी में आया हुआ प्रश्न है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। तो यूपी में, ये यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में, और ये आईएएस परी में आया हुआ है कि हड्डियों के साक्ष्य या जो मृग संघर्ष होता है ना, मृग संघ, जैसे कि हिरण के जो सिंग होते हैं ना, वहाँ हिरण के सिंग की जो हड्डियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, उनकी मालाओं के अवशेष कहाँ मिले थे, तो महादहा से मिले थे। और उसके बाद है टेरी समूह जो तमिलनाडु में है, और यहाँ से क्या मिले थे, वेदनी किसको कहते हैं, पॉइंट, और खुरचनी उसको स्क्रैपर कहते हैं, इसके साक्ष्य भी यहाँ मिले थे तमिलनाडु में। दो एक ऐसे स्थल थे जहाँ से एक भी साक्ष्य जो नहीं मिला था निम्न पुरापाषाण का, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। और सिंध और केरल को छोड़ के निम्न पुरापाषाण के अवशेष और सब जगह प्राप्त होते। एक तो सिंध और केरल में है ना निम्न पुरापाषाण काल होता था ना, उसके अवशेष नहीं मिले थे। तो अब स्टार्ट करते हैं पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। जनक कौन थे, रॉबर्ट्स बुशफूट, भारत में बुशफूट भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये भी प्रश्न आया हुआ था ना, इसलिए मैंने बताया, ये कोई पुरावेदा नहीं थे, ये सिर्फ भूगर्भ वैज्ञानिक थे, है ना, एक तरह के, जिन्होंने इसको खोजा था। और भारत में सर्वप्रथम 1863 में पलवरम, जैसे मद्रास कहते हैं, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, बुशफूट ने उपकरण खोजे थे। तो हमारा टॉपिक में ही उपकरण है, जहाँ आपको पता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के उपकरण कौन कौन से थे, ये यूजीसी का नेट का टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड का है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी उपकरण ही है और कुछ संस्कृतियाँ हैं। तो और यूजीसी में वहाँ निवास भी है हमारा, वहाँ जो पशुपालन के साक्ष्य वगैरह थे वो भी हैं, तो वो सारे बताऊँगी मैं आपको, और क्योंकि हम पूरा ही लेके ही चलेंगे। 1863 में बता दिया। उपकरण क्या था यहाँ, उपकरण कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी को क्या कहते हैं, हस्त कुठार कहते हैं। ये पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी वहाँ पूर्व पाषाण कालीन, इसे पूर्व पाषाण कालीन या पाषाण काल को क्या कहते हैं, पैलियोलिथ, जो पैलियोलिथ युग होता है ना उसे कहते हैं। फिर पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया था। किसने किया था, जॉन लुबाक ने। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट बुशफूट था। आधार क्या क्या बताया था उन्होंने, तो जलवायु परिवर्तन, उपकरण व औजार या जीवन पद्धति के आधार पर। उन्होंने कहा अगर जलवायु परिवर्तन थी तो उसके अनुसार उन्होंने मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया था। और फिर उपकरणों या औजारों को देख के, पहले उपकरण बनते थे जो टेढ़े मेढ़े होते थे, वो तो नुकीले नहीं होते थे, वो बड़े बड़े होते थे। फिर बाद में जो उपकरण हुए वो छोटे छोटे होने लगे, उसके बाद में पॉलिशदार होने लगे। तो उसके आधार पर ही इनको 3 भागों में इन्होंने बांटा था। फिर जलवायु परिवर्तन के अनुसार भी हम देख सकते हैं, वर्षा ऋतु में वो गुफाओं में रहते थे, गर्मी में वो गुफाओं में रहते थे, और सर्दी में भी उस नदियों और नदियों के किनारे रहते थे, जिससे पानी की और खाने की उसको पूर्ति हो जाती थी, यानी कि उससे की जलवायु उसको आधार माना था। फिर जीवन पद्धति के अनुसार भी उन्होंने माना था कि वो कैसा सभ्य मानव था या बर्बर था, और उसने क्या क्या खोजा था। तो पहले मानव सभ्य नहीं था, असभ्य था, वो बर्बर भी था, युद्ध भी करते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी मांस के लिए। लेकिन एक प्रश्न कई बार आ चुका है कि आपने पूरा पाषाण काल में आग को पहचान चुके थे, तो आग को ये पहचान चुके थे कौन, पूरा पाषाण जो मानव था उसने आग को तो पहचान लिया था, आग क्यों उपयोग में नहीं लिया था उन्होंने। सिर्फ वो आग को, जैसे कि पत्थर से पत्थर टकरा था तो आग तो निकलती थी, उनको पता था, लेकिन उसको जलाना नहीं सीखे थे। जलाना वो नव पाषाण काल में सीखे थे, है ना। इसलिए उसको कहते हैं कि ये प्रश्न आया हुआ है कि ये क्या परिचित थे आग से परिचित थे, लेकिन इसके उपयोग से परिचित नहीं थे। कौन नहीं थे, पाषाण काल युग का मानव नहीं था। नदियों के किनारे, पर्वतों की गुफाओं में निवास स्थान था उनका। इस काल का मानव खाद्य संग्राहक या आखेटक या उत्पादक नहीं था। आपको तो हम कह सकते हैं खाद्य संग्राहक तो था, संग्राहक भी था, आखेटक भी था, लेकिन ये उत्पादक नहीं था, क्योंकि इसने कृषि करना प्रारंभ नहीं किया था। फल फ्रूट भी जैसे कि उन्होंने नहीं उगाना प्रारंभ किया था। वो संग्रह नहीं रखते, लेकिन मांस को वो संग्रह रखते थे अपनी गुफाओं में, जिससे हमें हड्डियाँ वहाँ मिली है, हड्डियों के अवशेष वहाँ मिले हैं, हड्डियों के उपकरण मिले हैं, इससे हमें पता चल सकता है। खाद्य संग्रह था लेकिन उत्पादक नहीं था अभी, किस काल में, इस पाषाण काल में। फिर जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है, सोन नदी से, नर्मदा, गंभीरी राजस्थान में है, बेलन
पोतवार जो जम्मू कश्मीर में है, नदी घाटी, साबरमती जो गुजरात में है, मिर्जापुरा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, ये तीनों बेलन घाटी में आते हैं, तीनों स्थल है ना। अभी हम देखेंगे राजस्थान में पूरा स्थल कौन कौन से थे, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। तो चंबल व बनास, लूनी, परवन नदी के औजार मिले, क्योंकि हम उपकरण पढ़ रहे हैं, सिर्फ उपकरण ही बताऊंगी मैं आपको आज। और क्योंकि हमको पता है पाषाण काल में सिर्फ उपकरण ही मिले थे हमें, वहाँ कोई रहने का इतना सभ्य आवास था नहीं। कई कई जगह आपको मिलेंगे समूह के आवास, लेकिन बस्तियाँ वगैरह तो वहाँ थी नहीं, वहाँ स्थायी निवास भी उनका था नहीं, वो सभ्य मानव भी था नहीं, वो उत्पादक भी था नहीं। तो वो कैसे, तो यहाँ हमको औजार या उपकरण नहीं मिलेंगे जो पत्थर के मिलेंगे सिर्फ ना, वहाँ धातु का उपयोग भी वो नहीं करता था। तो औजार राजस्थान में C.A. हैकेट ने 1870 में हैंड एक्स या SU लियन के खोजे थे, और कलीवर जोधपुर जयपुर के इंद्रगढ़ से खोजे थे। किसने खोजे थे? C.A. हैकेट ने। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है ना। 1871 में CACL कालाइल था 1871 में। फिर पहले कौन था देख सकते हो आप, C.A. हैकेट था। उसके बाद कब था? 1870 में। उसके बाद कालाइल आया था। उन्होंने दौसा जिले में, किन्होंने? C.L. कालाइल ने दौसा जिले में कठोर पाषाण और मानव अस्थियों की जानकारी दी थी। और सेंटनकार कहाँ था? झालावाड़ की भी उपकरण मिले थे, ये सब C.L. कालाइल ने दिए थे। जबकि इंद्रगढ़ से जो खोजे थे ना, वो हैंडेक्स वगैरह जो C.A. हैकेट ने 1870 में खोजे थे। ये एनसीईआरटी का पॉइंट था, वो मैंने यहाँ दे दिया आपको। उसके बाद है प्रमुख स्थल, उपकरण और पूरा पाषाण काल, है ना। तो पूरा पाषाण काल 1990 लिख दिया मैंने। ये 1970 में 1870 या 1970, अभी मुझे इसका कंफर्म नहीं, मेरे ख्याल से ये 1870 होना चाहिए। एडवर्ड लॉर्टन ने पुनः 3 भागों में, सॉरी 1970 ये पैलियोथिक एज है ना, पैलियोलिथिक एज, उसको उन्होंने 1970 में ही है। एडवर्ड लॉर्टन ने पुनः 3 भागों में बांटा था, जिसे हम नाम दे सकते हो। तो मैंने नाम ही लिखे हैं, पूर्व निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, है ना। और इसके जो आधार थे, उपकरणों के आधार पर बांटा था इन्होंने। और उपकरणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो एक चापर चौपर जो है ना, पैबुल है, 3 प्रकार की जो थी उपकरण थे, और ये सोन घाटी में मिले थे उसके आधार पे। फिर एस्यूलिन, ये हैंडेक्स उपकरण थे, उसके आधार पर इनके 2 भागों में बांटा था। एस्यूलिन और चापर चौपर और पैबुल आकार के जो उपकरण थे, उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया था। ये था इनके काल के आधार पर, ये उपकरणों के आधार पर हम बता रहे हैं। तो सोन घाटी, चापर चौपर या पैबुल संस्कृति भी कहते हैं। और चापर चौपर शब्द या सोन घाटी शब्द का H और L मोवियंस ने सोन संस्कृति शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था इन्होंने। शब्द HD टेरा ने तो संस्कृति का प्रयोग किया था, और चापर चौपर का शब्द का प्रथम HL मोवियन ने किया था, है ना। ये शिवालिंग के क्षेत्र में उत्खनन 1928 में एन वाडिया ने किया था। किसने किया था? ये शिवालिंग के क्षेत्र में उत्खनन 1928 में एन वाडिया ने किया था। ये सोन संस्कृति का ही पूरा चल रहा है। 1930 में R.U. टॉड पिंडघेब ने सोन घाटी का उत्खनन किया था। और 1935 में एल कैम्ब्रिज दल ने कश्मीर से लेकर सॉल्ट रेज तक, सॉल्ट रेज कहाँ थी? पाकिस्तान में। सॉल्ट रेज जो नमक की कहते हैं, नमक की पहाड़ी तक उत्खनन किया था 1935 में। एल कैम्ब्रिज दल ने कश्मीर से लेके नमक की पहाड़ी तक थी। ये इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बताया आपको। तो सोहन घाटी से हमें मानव के आवास के साक्ष्य तथा हैंडेक्स मिलते हैं ना। और HD सांकलिया ने लिदर नदी पहलगाम में खोजे गए सोन घाटी के 5 वेदिकाएं मिली थी। किन्होंने खोजी थी ये 5 वेदिकाएं? HD सांकलिया। इनका पूरा नाम है हसमुख धीरज सांकलिया। ये हमारे कहाँ के थे? हमारे आपको पता हो तो बागुर की सभ्यता में भी थे, और आहड़ की सभ्यता में भी इन्होंने खोज किया था। काफ़ी जगह ये आएंगे जहाँ इन्होंने ये इनकी खोज करता थे। और उसके बाद हस्तकुटार संस्कृति, एस्यूलिन संस्कृति, और मध्य क्षेत्र के बाद जो राजस्थान, भारत के मध्य क्षेत्र में जो मिले थे ना उपकरण, वो हैं। तो यहाँ अब आएंगे हम नर्मदा घाटी में हथनोरा। इससे पहले सोन घाटी जो उत्तर भारत के स्थल मैंने बताया था, जहाँ की विशेषताएं बताई थी, वो पाषाण काल की इस विशेषताएं मैं बता रही हूँ अभी। यहाँ से सर्वप्रथम 1982 में अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्ट्स, कौन था? होमो इरेक्ट्स यानी कि आद्य मौन होमो सैम्पियस प्रागैतिहासिक मानव खोपड़ी के अवशेष यानी जीवाश्म प्राप्त किए थे, है ना। क्या किए थे? आद्य प्रागैतिहासिक मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए थे। किसने किए थे? होमो इरेक्ट्स ने। और अरुण सोलंकिया ने किए थे। किसने किए थे? अरुण सोलंकिया ने 1982 में। यह भारत में खोजा गया सबसे प्राचीनतम जीवाश्म था। सबसे पहले खोजा, सबसे प्राचीनतम यही था, होमो इरेक्ट्स। यह भारत में खोजा गया। और यहाँ किसी हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं। हाथी के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? मैंने बताया था नर्मदा घाटी को, आपको मैप से भी बताया था। विंध्याचल की पहाड़ियों में भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी के मिलते हैं।
हमको पता है पहले मानव चित्रकारी होता था। इससे पहले विंध्याचल की पहाड़ियों से पहले भी जम्मू कश्मीर में हमारा एक और स्थान है। यहाँ जो हमें शैलाचार्य मिले थे ना, वो शैल चित्र मिले थे, वो यहाँ से शैल चित्र भी मिले, औजार भी मिले। लेकिन जो हम पढ़ेंगे अभी आगे हमारे आएगा, चौमाली है और डल बदन को ऐसा नाम है, वहाँ से हमें पशु पक्षियों और वनस्पतियों के साथ मानव की आकृतियों के भी चित्र मिलेंगे, जो उत्तराखंड या यानी कि उत्तरी भारत में है। वो आपको नेक्स्ट में अभी नोट्स में आएगा। आप अभी वीडियो पूरा स्किप न करना, पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा। और ये मैंने पॉइंट लिया ना, ये सब आपको देखोगे तो BA फर्स्ट ईयर की बुक से है। प्रोफेसर नेमिशरण के ने अवशेष मुख्य कौन से अवशेष बताए थे? शैलाचार्य के भीतर बने शैल चित्र तथा औजार थे, मुख्य अवशेष यही थे इनकी गुफाओं में। खोज करता था विष्णुधर वाणकर था। कौन था? विष्णु श्रीधर वाकणकर थे, ने काल को 1 लाख वर्ष पूर्व माना है। और यहाँ से मिली वस्तुएं 5000 वस्तुएं तो 5000 मिली, इनमें से लगभग 1500 औजार मिले हैं, यानी उपकरण मिले हैं। तो यहाँ से स्टफिक रेतीले तथा ट्रैप से बने उपकरण मिले। तो स्टफिक रेतीले तथा ट्रैप, जबकि स्टफिक खाली स्टफिक कहाँ मिले थे? उत्तरी भारत में हमें सोन संस्कृति से मिले थे, वो भी मैंने आपको बताया था। यह अनुमान लगाया जाता है कि औजारों का निर्माण यहाँ किया जाता था, इसलिए उन्होंने इतने सारी जो मिले हैं ना, इसके अनुसार ये उन्होंने अनुमान लगाया। यहाँ भी प्रथम चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से भी प्रथम चित्रकला के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। एक मैंने बताया अभी वो जम्मू कश्मीर में है, उसकी डेट का मुझे भी पता नहीं, वो भी डेट कंफर्म करके आपको नेक्स्ट में वो शायद मिल जाएगा। गंगा यमुना का क्षेत्र, यहाँ जंगल थे, घने जंगल थे, इसलिए इसको वहाँ वन कहा गया। मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ से भी मिले थे। मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ, इलाहाबाद, कैमूर की पहाड़ियाँ, ये सब बेलन घाटी में है, जो यूपी में है। अभी मैंने आपको बेलन घाटी और कैमूर पर्वत श्रृंखला भी बताई थी मैप में भी। सबसे अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ, 20,000 साल वर्ष पुराने। और सबसे अधिक अवशेष कर्नाटक स्थित इसामपुर में पत्थर के बने औजार बनाने का कारखाना था। तो कर्नाटक है ना, कर्नाटक का कौन सा स्थल है? इसामपुर से पत्थर के औजार बनाने का केंद्र था, यहाँ से यह सब मिला हमें अवशेष। और ये आप देख सकते हो बेलन घाटी में प्रथम बार मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो UPSC में आया हुआ प्रश्न है, ये आई इस परी में भी, कि बेलन घाटी में मात्र देवी कहाँ मिली थी? ये मात्र देवी की प्रतिमा मिली थी, जो प्रयागराज के लोहदा नाला से मिली है। GR शर्मा ने खोजी थी, और ये हड्डी की बनी हुई है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में वर्तमान में है। वेरी वेरी मोस्ट है, मैंने लिखा है कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, UGC नेट में भी आ चुका है और रिपीट भी हो सकता है। तो लोहदा नाला से हमें हड्डी मात्र देवी की हड्डी की प्रतिमा मिली थी, जो कौशाम्बी संग्रहालय में वर्तमान में है ना। और इसामपुर जो कर्नाटक में है, वहाँ पत्थर औजार बनाने का उद्योग या कारखाना मिले थे, केंद्र मिला था। कोरेगांव महाराष्ट्र में पाषाण काल की बस्तियों के साक्ष्य मिले थे। पल्लवरन मद्रास हैंडएक्स कुल्हाड़ी पत्थर की मिली थी। सिंध और केरल को छोड़कर सभी स्थानों से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब मध्य पूरा पाषाण काल 1,00,000 से 40,000 वर्ष पूर्व इसका समय था। SD सांकलिया ने इसे सल्क संस्कृति कहा है। क्या कहा है? सल्क संस्कृति कहा है। इन्होंने गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी घाटी में नेवासा महाराष्ट्र को खोजा था। किन्होंने खोजा था? SD सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल। ये मैंने पूरी इसकी डिटेल बताई। मध्य पूरा पाषाण की विशेषता अभी आगे नेक्स्ट में आपको मिलेगी। कार्विन यानी कि चिरकी नेवासा महाराष्ट्र में पहले पूरा पाषाणिक स्थल शिविर और उद्योग के साक्ष्य मिले थे। यानी कि पूरा पाषाण काल जो बताया ना इन्होंने, कार्विन ने चिरकी और नेवासा महाराष्ट्र से भी पुराने, इससे भी पहले, यानी कि पूरा पाषाणिक स्थल कहाँ थे? कार्विन ने कहा है कि ये शिविर और उद्योग के साक्ष्य भी मिले हैं, मध्य पूरा पाषाण काल के मिले थे। और मध्य पूरा पाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं? तो फलक हैं, बेगनी है, फलक को ब्लेड कहते हैं और बेगनी को पॉइंट कहते हैं, वेदक को ब्रोकन कहते हैं। सलक से बनी हुई खुरचनी, जैसे स्क्रैपर मेड ऑफ फलक कहते हैं खुरचनी को। क्वार्टर जाई के स्थान पर चर्ट, जेप्सर और फ्लिट आदि पत्थरों से बने उपकरण मिले हैं। क्वार्टर जाई से कहाँ मिले थे? मध्य पूरा पाषाण काल में। इसको माइक्रोलिथ, वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे ये तीनों टॉपिक आज पूरे करने हैं। उपकरण सलक पर आधारित है। फलकों की प्रधानता के कारण SD सांकलिया ने इसे कौन सी फलक संस्कृति नाम दिया? तो मध्य पाषाण काल की जो किसको फलक संस्कृति किसने नाम दिया था? SD सांकलिया ने दिया था। उपकरण चैल्सडोनी थे। कौन से? कैल्सडोनी कहते हैं या चैल्सडोनी था, कैल्सडोनी नहीं था। खुरचनी वेदन उपकरणों के कारण खुरचनी वेदन संस्कृति भी कहा जाता है इसको। तकनीकी कौन सी थी? ये फ्लूटिन तकनीकी थी और ये उपकरण थे, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लिखा है। मध्य पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से थे? तो बाड़मेर के पचभद्रा और तिलवाड़ा, अजमेर के बुड्ढा पुष्कर आदि। VN मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी थी इनको। राजस्थान में थे, ये तीनों राजस्थान में है। बाड़मेर के पचभद्रा, तिलवाड़ा अजमेर में,
बाड़मेर के पंचभद्रा और तिलवाड़ा दोनों बाड़मेर में है। अजमेर का बुड्ढा पुष्कर है। आदि ने VN मिश्र ने इसको लूनी उद्योग की संज्ञा दी थी। भीलवाड़ा के बागोर, झालावाड़ गुजरात के लंगनाज और हरिपुर दोनों कहाँ हैं? गुजरात में है। और 1 मीटर से नीचे मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और औजार मिले हैं। इसमें से नीचे 3 मीटर की गहराई पर पशुओं की हड्डियाँ व 7 मानव अस्थि पंजर मिले हैं कि 3 मीटर की गहराई पे 1 मीटर की गहराई पे तो उनको बर्तनों के टुकड़े मिले थे। 3 मीटर की गहराई पे पशुओं की हड्डियाँ मिली थी और 7 मानव अस्थि पंजर यानी कि हड्डियों के अवशेष मिले, मानव कंकाल मिले हैं। इसे माइक्रोलिथ भी उपकरण कहते हैं। यहाँ इस संस्कृति को है ना मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र में सुयाल उत्तराखंड क्षेत्र में, गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र सुयाल उत्तराखंड में, ये मैंने बताया था आपको अभी, केंद्र लखुदियार, अल्मोड़ा और दलबद चमोली में नेमिसन शर्मा ने पक्षियों और वनस्पतियों के साक्ष्य मनुष्यों को नृत्य करते हुए दिखाया गया। तो यहाँ की गुफाओं में ये साक्ष्य हमें मिले हैं। वीडियो तो बड़ा हो रहा है लेकिन सारी अथॉरिटी नोट्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ से अगर एक भी पर्सन बाहर जाए तो वापस आप मुझे कमेंट भी कर लेना। मध्यपाषाण काल 1867 में SCS कालाइल ने विंध्याचल के क्षेत्र में मध्यपाषाण युग की शुरुआत हेलोसिन युग से, मैंने अभी मैप से भी बताया था आपको। उच्च पुरापाषाण काल की थोड़े से ही स्थल हैं, जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आ चुके हैं। UPSC में ये भी आया हुआ है, तो होमो सैपियंस मानव का आधुनिक मानव या प्राज्ञ मानव या चिंतनशील मानव भी इसको कहते हैं। तो ये इनका पूरा नाम यही बताया था कि ये किस काल में मिला था, तो ये उच्च पुरापाषाण काल में मिले थे, है ना, आगमन हुआ था। और चकमक उद्योग का भी प्रचलन उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। और गुफा चित्रकारी की शुरुआत भी इसी काल में हुई थी। हड्डी से निर्मित उपकरणों का प्रचलन भी इसी काल में हुआ था, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। ये उच्च पुरापाषाण काल की कुछ स्थितियाँ थी वो मैंने बता दी है। फिर मध्यपाषाण काल की मैंने कहा था विशेषता आपको नेक्स्ट में आगे मिलेगी, तो ये आप देख सकते हो। मानव जीवन शैली में उच्च अब मानव गाय बैल यानी कि जानवर पालतू करना शुरू कर दिया था। अंत्येष्टि विधि यानी समाधान पद्धति से भी ये परिचित हो गया था। लोकोत्तर जीवन में भी विश्वास कर शुरू कर दिया था। अब इसके स्थल कहाँ कहाँ मिले थे ये देखेंगे। साक्ष्य और स्थल, बागोर कोठारी राजस्थान, VN मिश्र ने इसको खोजा था। मध्यपाषाण काल में सबसे बड़ा स्थल यही था, बागोर सभ्यता। यहाँ से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के जानवरों और अस्थियों के साक्ष्य भी मिले हैं। लंगनाज से 11 मानव कंकाल मिले हैं। ये जो मैं आपको सब बता रही हूँ ये मध्यपाषाण काल की विशेषता है ना, मध्यपाषाण काल की विशेषता है। और सरायनार और प्रतापगढ़ से स्तंभ गर्द के साक्ष्य मिले हैं। महादहा और प्रतापगढ़ UP में मानव के अस्थि पंजर, मृग संग्रह के छल्लौस की माला के अवशेष और हड्डियों के साक्ष्य UPSC परी में आया हुआ है। दमदमा ये प्रतापगढ़ UP में, यहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले थे। कितने मिले थे? 41 मानव कंकाल यहाँ मिले थे। और 14 मानव कंकाल गुजरात के लंगनाज से मिले थे, है ना। चौपासनी मांडो प्रयागराज ये UP में, यहाँ मर्द बाण मिले थे। चित्रित वगैरह जितने भी थे वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और आगे पूरा का पूरा एक बार और रिवीजन हो जाएगा हमारा। और मोरहाना पहाड़ है ना, ये बगीकोर और लेह खैया मिर्जापुर UP में चित्रकारी के मध्यपाषाण कालीन स्थल मिले। ये चित्रकारी के और ये भी मध्यपाषाण कालीन के स्थल हैं। बस लास्ट अभी 2 रहे हैं। टेरी समूह जो तमिलनाडु में, वेदनी और खुरचनी के मिले हैं। जम्बूद्वीप पंचमढ़ी ये MP में है। और सूक्ष्म पाषाण उद्योग मिले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट में हमारा मिलेगा नवपाषाण कालीन सौरभ चौबे की बुक से और BA फर्स्ट ईयर की बुक से और अथॉरिटी